हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। सक्षमता परीक्षा के दूसरे चरण से संबंधित जीके जीएस का अगला सेट लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, नागरिक सभी से संबंधित प्रश्न होंगे। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारे स्क्रीन पर जो पहला प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक कब लिखी थी। महात्मा गांधी जी की रचना है हिंद स्वराज पुस्तक। इसकी रचना उन्होंने किस ईस्वी में किया है, 1908, 9 या 1919 या फिर 1907 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा दोस्तों कि वह 1909 ईस्वी में गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की है। हालांकि इस समय गांधी जी जो है वो दक्षिण अफ्रीका में थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत लौटे हैं। उसी दरमियान उन्होंने जो है हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना करने का जो श्रेय है वो भी महात्मा गांधी को जाता है। यह 1918 ईस्वी में किए थे। गांधी जी जब पहली बार भारत आए 1915 ईस्वी में, उसके पश्चात 1917 में गांधी जी ने जो है पहला अपना सफल सत्याग्रह चंपारण से शुरू किया था। उसके बाद खेरा के किसानों के लिए लड़े, फिर जो है अहमदाबाद के मिल मालिकों के विरुद्ध मजदूरों के तरफ से लड़े थे और अहमदाबाद में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 में गांधी जी किए थे। तो ये शुरुआती 3 प्रमुख सफल सत्याग्रह है जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था। तो उसमें से एक था अहमदाबाद के मिल मजदूरों के विरुद्ध, मिल मजदूरों के तरफ से वहाँ के जो ये मिल मालिक थे उनके विरुद्ध, और इसी में उन्होंने जो है अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 में की। नेक्स्ट सवाल है कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो बारदोली सत्याग्रह जो है यह भी किसानों की तरफ से किया गया एक सत्याग्रह था। इसका नेतृत्व जो है वह लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था और इसके लिए जो है ये सफल सत्याग्रह हुआ। इसी के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी जी ने जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो ये बारदोली सत्याग्रह के सफल नेतृत्व से ही इनको उपाधि मिली। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिएगा। साथ ही साथ यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे दोस्तों के बीच भी जरूर शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे। 1934 में जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी बनी थी इसके अध्यक्ष के रूप में आचार्य नरेंद्र देव जाने जाते हैं और सचिव के रूप में जो जाने जाते हैं वह जयप्रकाश नारायण, जिनका जो ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव के रूप में जाने जाते। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे स्क्रीन पर कि 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था। याद रखिएगा 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन इनमें से किन्होंने किया था। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है कि एस.एन. सान्याल यानी सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सबसे सही जवाब है। छठा नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण कब प्रकाशित हुआ था। गीतांजलि जो है यह रविंद्रनाथ टैगोर की एक महत्वपूर्ण रचना है और इसकी एक वजह से रविंद्रनाथ टैगोर को जो है नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था और ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है ये क्या बोलते हैं कि एक महाकाव्य की रचना की गई है, जिसके कारण 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये है गीतांजलि का जो अंग्रेजी संस्करण है यह 1912 में यानी 1 नवंबर 1912 को इसका जो है अंग्रेजी अनुवाद ये इंडियन सोसाइटी ऑफ लंदन के द्वारा प्रकाशित किया गया था। सही उत्तर के रूप में ऑप्शन नंबर सी जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे स्क्रीन पर कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का विशेषण कब दिया गया था। यानी जैसे ये चित्तरंजन दास को देशबंधु कहा जाता है और जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक कहा जाता है, उसी प्रकार बाल गंगाधर तिलक जी को जो है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम से जाना जाता है। तो यह कब, तो ये कहा गया था क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। 1897 में पहली बार क्रांतिकारी आंदोलन के कारण जो है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी जो है
वो गए थे जेल और उसके बाद से उन्हें लोकमान्य के विशेषण से नवाजा गया था। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कैबिनेट मिशन कब आया था भारत? याद रखिएगा कि कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। तो उस वक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1888 ईस्वी को मक्का में हुआ था। हालांकि इनके जो ये थे पूर्वज थे वो भारत से ही गए थे 1857 की क्रांति के दौरान। फिर उसके पश्चात इनके पिता भी भारत ही आ गए थे। तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है ये देश के प्रथम शिक्षा मंत्री रहे हैं और इन्हीं के ये में 11 नवंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसने अपनी अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो गांधी इरविन समझौता जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे यह थे तेज बहादुर सप्रू। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और ये जो हुआ था यह दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, गांधी इरविन समझौता। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जब देश में चल रहा था तो उसी दौरान यह जो है आंदोलन चल रहा था, उसी दौरान यह समझौता हुआ था जो कि गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि चौरा चौरी कांड किस तिथि को हुआ था? चौरा चौरी कांड जो एग्जैक्ट तिथि है इसका वह है ऑप्शन नंबर ये बी के 4 फरवरी 1922 को हुआ था। और उसके अगले दिन महात्मा गांधी जी जो है वह असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे, यानी 5 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। चौरा चौरी कांड जो है यह जगह जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में पड़ता है। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? जिस वक्त भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था उसी वक्त जो है खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था। तो गांधी जी को खिलाफत आंदोलन का सहयोग करने के पीछे कारण क्या था? तो इसके पीछे जो एक महत्वपूर्ण कारण था कि गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुस्लिम का सहयोग प्राप्त करना चाहे। इस वजह से क्या हुआ कि जब गांधी जी असहयोग आंदोलन के दौरान खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिए और अखिल भारतीय खिलाफत सभा का जब आयोजन हुआ उसकी अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा किए तो हिंदू मुस्लिम एकता का एक मैसेज गया और इससे जो है हिंदू मुस्लिम के बीच एकता बढ़ा और ये भारतीय राष्ट्र की जो राष्ट्रीय आंदोलन थी उसमें एक महत्वपूर्ण बल मिला। क्वेश्चन नंबर 12 है कि श्वेतांबर संप्रदाय के कौन थे? तो श्वेतांबर और दिगंबर ये 2 संप्रदाय हैं जो कि जैन धर्म से संबंधित है। श्वेतांबर उन संप्रदाय के लोग जो हैं वो श्वेत वस्त्र यानी सफ़ेद रंग के वस्त्र का धारण करते थे और जो दिगंबर थे वो नग्न रहते थे। तो इसलिए श्वेतांबर के जो समर्थक है वो स्थूलभद्र है और दिगंबर के जो समर्थक है वो भद्रबाहु है। तो इसका 12वां का ऑप्शन नंबर ए सबसे सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा। नंबर 13 है हमारे स्क्रीन पर कि प्राचीन जैन साहित्य किस भाषा में लिखी गई है? जो प्राचीन जैन साहित्य है वह प्रमुख रूप से, हालांकि जो अधिकांश जो जैन साहित्य है वह प्राकृत भाषा में लिखी गई है। अधिकांश जैन साहित्य किस भाषा में लिखी गई है? प्राकृत भाषा में। लेकिन जो प्राचीन जैन साहित्य का नाम आता है वह अर्ध मगधी में है, यानी 13वां का ऑप्शन नंबर ए सबसे सही जवाब हो जाएगा कि अर्ध मगधी में लिखी गई है। 14वां नंबर क्वेश्चन है कि किसने स्वदेशी आंदोलन के दौरान दिल्ली से नेतृत्व किया था? तो ये जो मुख्य रूप से स्वदेशी आंदोलन है इसका जो समय है यह 1906 के आसपास का समय है, जो कि बंगाल विभाजन के पश्चात स्वदेशी आंदोलन हुआ था। बंगाल विभाजन जो लॉर्ड कर्जन के द्वारा चलाया गया था, तो दिल्ली से इसका नेतृत्व जो है यह सैयद हैदर रजा के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मद्रास महाजन सभा जो है यह इसकी स्थापना मुख्य रूप से 1884 में हुई थी। इसके जो 3 प्रमुख संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं पल्लवई रंगिया नायडू और उसके बाद राजा सोलाई रामास्वामी हैं, रामास्वामी मुदालियर और फिर पनापक्कम, ये 3 प्रमुख लोग जाने जाते हैं। और अगर मुख्य रूप से देखा जाए
तो जैसे इंडियन एसोसिएशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ये पूर्व की संस्था है, उसी प्रकार मद्रास महाजन सभा भी जो है यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व की संस्था के रूप में भी जानी जाती है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अब जो सवाल है यह भूगोल से संबंधित सवाल है, जो कि भारत की नदियां से रिलेटेड सवाल हमारे स्क्रीन पर है। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा और दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे स्क्रीन पर कि हिमालय पार की नदियां कौन कौन सी है। तो कौन कौन सी नदी जो भारत में बह के आती है वह हिमालय पहाड़ को पार करते हुए भारत में बह के आती है। तो अगर याद से देखें हम लोग कि उत्तर में जो हमारे हिमालय पर्वत है, तो हिमालय पर्वत को पार करके जो भारत में बहने वाली नदी है गंगा नदी, उत्तराखंड में गंगोत्री हिमनद से निकलती है जो कि भारत में निकलती है। दो प्रमुख गंगा की दो अलग अलग धारा मिलके एक गंगा के नाम से जानी जाती है, एक है अलकनंदा और एक है भागीरथी। भागीरथी और अलकनंदा दो अलग अलग धाराएं मिलके जो है उत्तराखंड के देवप्रयाग में एक साथ मिलती है और फिर वो गंगा नाम से बहते हुए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश चली जाती है। लेकिन जो नदी हिमालय को पार करके आती है वह उसमें मुख्य रूप से ये 3 नदी हैं। कौन कौन है? ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी और सतलज नदी। ये तीनों का उद्गम स्थल एक ही जगह पर है जो कि हिमालय पहाड़ मानसरोवर झील के पास से राकस ताल से निकलती है, मानसरोवर झील से, जो कि हिमालय के पार है। सिंधु और सतलज बहते हुए भारत में प्रवेश करती है और ये ब्रह्मपुत्र पहले तिब्बत से होते हुए चीन से बहते हुए भारत में अरुणाचल प्रदेश में आके प्रवेश करती है। तो इस प्रकार से ये 3 प्रमुख नदियाँ हैं, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। ये तीनों ये हिमालय पार की नदी है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सी है। तो भारत में बहने का नहीं है, नदी की संपूर्ण लंबाई की बात हो रही है। तो संपूर्ण लंबाई की अगर बात किया जाए तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु लगभग एक जैसी लंबी नदी है और यहाँ पर ऑप्शन में हमारे सिंधु नहीं है। तो सबसे लंबी नदी बहाव के हिसाब से ब्रह्मपुत्र होगी, फिर गंगा नदी होगी, फिर उसके बाद गोदावरी है, फिर नर्मदा नदी है। तो यानी इसका अगर सही जवाब हम देखें तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सबसे अच्छा भारत में अगर बहने वाली नदी की सबसे लंबी नदी की रूप में बात की जाए तो फिर गंगा हो जाएगी। ब्रह्मपुत्र का अधिकांश जो हिस्सा है वो कहाँ बहता है? ब्रह्मपुत्र पहले चीन, तिब्बत से बहते हुए भारत के अरुणाचल प्रदेश में आती है, फिर बांग्लादेश चली जाती है। लेकिन गंगा चूँकि भारत से निकलती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल इतने राज्यों में बहते हुए बांग्लादेश को जाती है, तो इसलिए भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। और इन सभी प्रणालियों में जो लंबी नदी है वो ब्रह्मपुत्र है, उसके बाद गंगा की लंबाई आती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे स्क्रीन पर कि भारत की बृहत्तम नदी कौन है। भारत की जो सबसे बृहत्तम यानी सबसे बड़ी नदी के रूप में कौन सी नदी जानी जाएगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे बड़ी नदी है। हम अभी पीछे भी कहे हैं। पानी के बहाव के हिसाब से अगर सबसे नदी देखी जाए तो फिर ब्रह्मपुत्र नदी आएगा, वो सबसे अधिक पानी बहाती है ब्रह्मपुत्र नदी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19 है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो गंगा नदी को जो बांग्लादेश में दूसरे नाम से जाना जाता है वह है पद्मा। 19 का ऑप्शन नंबर ए सबसे सही जवाब हो जाएगा कि बांग्लादेश को पद्मा के नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है गंगा नदी को। अगला सवाल है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। यानी जब गंगा और ब्रह्मपुत्र आपस में एक साथ मिल जाती है तो फिर उसको किस नाम से जाना जाता है। तो जब गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां आपस में एक साथ मिल जाती है उसको जाना जाता है मेघना के नाम से। 20वां का ऑप्शन नंबर सी सबसे सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे स्क्रीन पर कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल क्रमशः कहाँ कहाँ से है। तो हम पिछले प्रश्नों में भी इसको चर्चा किए थे, आप कमेंट करके बता भी सकते हैं कि गंगा जो उद्गमित होती है वह गंगोत्री हिमनद से। दो अलग अलग धाराएं, एक
भागीरथी और एक अलकंदा के रूप में, और दोनों संयुक्त धारा, एक मान लिया ये भागीरथी है, दूसरी धारा ये अलकंदा है, ये बी से भागीरथी, ये से अलकंदा, और ये फिर संयुक्त धारा एक साथ गंगा के नाम से प्रवाहित होती है। यह उत्तराखंड से उद्गमित होती है। उसी प्रकार जो ये मानसरोवर झील के पास से जो तिब्बत में निकलती है कौन, ब्रह्मपुत्र नदी, और फिर ये आकर के भारत में अरुणाचल प्रदेश में आती है, और आगे चल के पश्चिम बंगाल में ये नदी दोनों आपस में मिल जाती है। तो इस प्रकार जो उद्गम स्थल की बात हो जाएगी वो उत्तराखंड और तिब्बत, और तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, यानी इसके 3 तरफ से पानी से घिरा है, नदी के पानी से घिरा हुआ यह द्वीप है, चारों तरफ से इसके पानी घिरा है नदी का। और ये माजुली जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, यह कौन सी नदी इसका निर्माण करती है, तो इसका निर्माण जो है वह ब्रह्मपुत्र नदी करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होकर आने वाली जो नदी है उसमें मुख्य रूप से जो जानी जाएगी 23वां का, वह है बेतवा नदी। इस ऑप्शन के हिसाब से गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और बेतवा में बेतवा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो हम सभी जानते हैं, इस क्वेश्चन को बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि बिहार का शोक जो है वह कोसी नदी को जाना जाता है। नेपाल में सप्तकोशी के नाम से यह निकलती है, और यह गंगा की सहायक नदी जो कि उत्तर से जाकर के गंगा में मिलती है। गंगा की जो प्रमुख सहायक नदी है, कुछ नदी दक्षिण से आके मिलती है जैसे यमुना है, सोन है, कुछ नदी जो है इधर से जाके मिलती है उत्तर से, जैसे गंडक है, उसके बाद कोसी है। तो ये उत्तर की ओर से गंगा में जाकर मिलने वाली प्रमुख नदी है कौन, कोसी नदी, जो कि बिहार का शोक कहलाती है। और यह सीमांचल एरिया जो पूर्णिया किशनगंज के तरफ ये नदी प्रवाहित होती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है। सोन, गंडक, हुगली और दामोदर। तो सोन तो पटना के पास ही ये में मिल जाती है, तो ये तो जानी नहीं जाएगी। गंडक भी पटना के समीप ही गंगा में मिल जाती है। अब हुगली और दामोदर में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है, तो इस 25 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि दामोदर नदी को जो है वो बंगाल का शोक के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है कि वे 2 प्रमुख नदियाँ कौन सी है जो अमरकंटक के पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है। तो वो जो 2 नदी है जो निकलती तो अमरकंटक के पहाड़ी से है, लेकिन 2 अलग अलग दिशाओं में बहते हुए वो प्रवाहित होती है। इसका सही जवाब 26वां नंबर प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के नर्मदा और सोन, ये 2 अलग अलग नदी है जो निकलती है और बहते हुए अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि ये निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक के नाम से जाना जाता है। तो इस 27वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही जवाब होगा कि जो नदी उड़ीसा के शोक के नाम से जानी जाती है वो महानदी है, यानी ऑप्शन नंबर ए 30वां नंबर प्रश्न का 27वां का सबसे सही जवाब के रूप में आंसर जाना जाए। क्वेश्चन नंबर 28 है कि दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है। तो इस 28वां नंबर सवाल का जो सबसे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कि नर्मदा नदी जो है इसको 2 अलग अलग भागों में विभाजित करती है। दोस्तों, भारत की जो नदियां हैं उससे संबंधित लगभग प्रश्नों को हम इस सेट में कवर किए हैं, तो हमें उम्मीद है कि इस सेट के देखने के बाद आपका जो भारत की नदियों से संबंधित प्रश्न है वो नहीं छूटेगा। इसलिए ये आपसे रिक्वेस्ट भी है कि यदि आप अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम हर प्रकार के प्रश्न आपके लिए लेकर उपलब्ध होंगे, और ताकि इससे किसी भी प्रकार का प्रश्न आपसे छूटे नहीं। यह 29वां नंबर प्रश्न है कि दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की जितनी लंबी है उसमें सबसे जो लंबी नदी है वह है ऑप्शन नंबर ए गोदावरी नदी, जो कि वृद्ध गंगा यानी बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानी जाती है। और यह जो है त्र्यंबक गांव से यह नदी निकलती है। कहाँ से? त्र्यंबक गांव से इसका उद्गम स्थल है, और सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम और मुहाना दोनों भारत में है। इस रूप से यह सबसे लंबी नदी के रूप में भी गोदावरी जानी जाती है। गंगा सबसे लंबी नदी है, लेकिन उसका मुहाना जो है वो बंगाल की खाड़ी में पश्चिम बंगाल के बाद गिरता है, तो इसलिए ये भारत की सबसे वैसी लंबी नदी है जिसका उद्गम भी भारत में है, मुहाना भी भारत में है। गोदावरी इस प्रकार सबसे भारत की लंबी नदी है।
क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। तो पवित्रता के कारण जो दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जानी जाती है वह है कृष्णा नदी, जो कि महाबलेश्वर से निकलती है, और पंचगंगा और दूध गंगा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है जो कि भारतीय संविधान से संबंधित है कि संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो हम सभी जानते हैं कि संविधान के 8वीं अनुसूची में जो है वो 22 भाषाओं का जिक्र है। कितने भाषाओं का? 22 भाषाओं का। अर्थात इस प्रकार सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि 8वीं अनुसूची में जो है वो क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को एक राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है। तो इसके लिए जो सबसे सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी के अनुच्छेद 343 प्रथम में जो ये हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है। हालांकि भारतीय संविधान के भाग 8 में जो 22 भाषाओं का जिक्र है वो उसमें अधिकांश भाषाएं जो है वो किसी न किसी राज्य की राजभाषा है। जैसे बिहार की राजभाषा हिंदी है, द्वितीय राजभाषा उर्दू है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाने वाली भाषा है। तो डोगरी भाषा जो है जो अधिकांशतः बोली जाती है वो जम्मू कश्मीर की भाषा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल है कि 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो 1955 में जो गठित राजभाषा आयोग है उसके अध्यक्ष जीवी खेर रहे हैं। और याद रखिएगा भाषा के आधार पर जो पहला ऐसा राज्य गठित हुआ है वो आंध्र प्रदेश राज्य है, जो भाषा के आधार पर उसका गठन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि भारतीय संविधान के 21वें संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। तो 21वां संविधान संशोधन के द्वारा जो 22 भाषाओं है 8वीं अनुसूची में, उसमें जो भाषा जोड़ी गई है वो सिंधी भाषा को जोड़ी गई है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 36 है कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। तो जो त्रिस्तरीय हमारे शासन की व्यवस्था है, केंद्र स्तर की सरकार, राज्य स्तर की सरकार, फिर पंचायती स्तर की सरकार, तो उसमें पंचायती राज जो व्यवस्था की बात है 36वां का वह है ऑप्शन नंबर ये डी में, यानी भाग 9 में। भारतीय संविधान में कुल वर्तमान में 25 भाग हैं। पहले तो 22 भाग थे मूल संविधान में, लेकिन संशोधन करके 3 भाग और जोड़े गए हैं, जिसमें से भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात कही गई है। तो यह बात कही गई है भाग 4 में, जो कि राज्य का डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो बात है उसी में यह बात कही गई है कि ग्राम पंचायत की स्थापना का। तो यानी 37वां का ऑप्शन नंबर बी सबसे सही जवाब होगा। 38वां नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में कौन सी बात सम्मिलित है। तो भारतीय संविधान के 11वीं और 12वीं कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। मूल संविधान में हमारे 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन संशोधन करके अभी वर्तमान में 12 अनुसूची है। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा यह 11वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई है, जो कि पंचायती राज के कार्यक्रम से संबंधित है। और जो 74वां संविधान संशोधन किया गया था वो नगर निगम से संबंधित 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची जो कि पंचायती राज से संबंधित है, और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची जो कि नगर पालिका से संबंधित है। अगला सवाल है 39 के पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी कौन होते हैं। तो पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए जो उत्तरदायी हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल है 40 के भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ। तो भारत में जो पंचायती राज अधिनियम है यह 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को लागू हुआ था। इस प्रकार दोस्तों हम 40 प्रश्नों का महत्वपूर्ण सेट को कंप्लीट किए हैं, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से लाभकारी है। आपसे चलते चलते रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके बताइए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।